बात करते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की अफ्रीकी गोल्ड की खेप बरामद हुई है, जो बंगाल से वाराणसी होते हुए दिल्ली तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। जीआरपी, आरपीएफ और साथ ही सीआईबी की तरफ से की गई संयुक्त कार्रवाई में इस तस्करी का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से बंगाल होते हुए इसे दिल्ली भेजा जा रहा था। इस तस्करी की भनक पहले से थी, जिसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई थी और इस अवैध कारोबार के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग के शामिल होने की आशंका है। ये गोल्ड ऐसे देखने में कस्टम्स विभाग का जानकारी के माध्यम से अफ्रीका में माइनिंग हुआ, उधर से कैसे बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से ये इन लोग का हैंड ओवर कर रहा है। ये लोग बाई ट्रेन लेके जा करके दिल्ली में किसी को हैंड ओवर करने इनका काम, इसके लिए इनका पैसा मिलता है। ये बेसिकली कैरियर से, इनके पास कोई और जानकारी नहीं है। अभी मैं इसमें हम मैक्सिमम प्रयास ये करेंगे, आई कंसिडर दिस एज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका प्रॉपर पूछताछ करके, इन्वेस्टिगेट करके हम लोग ये पूरा गैंग का पकड़ने में प्रयास करेंगे। मुझे लगता है अगर प्रॉपर करेंगे हम हज़ारों करोड़ों का पकड़ सकते, इतना बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है इसमें। अलीगढ़ में सराय हकीम फायरिंग कांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 अवैध तमंचे और 2 गाड़ियां भी बरामद की गई, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया है कि सराय हकीम में 2 पक्षों के बीच में विवाद के बाद में फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से गंभीर धाराओं में इंक्लूडिंग 7 CLA के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया था और अरेस्टिंग का सुपरविजन किया गया, जिसमें 8 व्यक्तियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इनके नाम हर्षद हिंदू, यश गुप्ता, मयंक ठाकुर, योगेंद्र, प्रफुल्ल, नमन, काटू उर्फ गौरव और आयुष शर्मा है। शेष जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी, जिसमें शशांक पंडित और उसके सहयोगी शामिल हैं। लगभग 12 लोग इसमें नामजद हैं और 12-13 लोग इसमें अज्ञात हैं। सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। झांसी में एक युवक के साथ में मारपीट करने के मामले में पुलिस ने लड़के समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी लोगों पर आरोप है कि बेरहमी से एक युवक के साथ में मारपीट की गई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। झांसी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर फिलहाल काफी वायरल हो रहा है और इसी आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और हरदोई जिले में बेनीगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसी घिनौनी वारदात सामने आई है, जिसमें गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को सरेआम नीलाम कर दिया है। प्रिंसिपल ने मर्यादा की सारी दीवारें लांघते हुए छात्रा के साथ में न केवल अश्लीलता की, बल्कि उसकी जिंदगी को नरक बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आरोपी प्रिंसिपल ने छात्रा को बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड किया और फिर जान से मारने की सीधी धमकी भी देने लगा। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक छात्रा द्वारा ये तहरीर दी गई कि हमारे स्कूल के एक टीचर द्वारा नंबर बढ़ाने को लेकर मेरे साथ छेड़खानी की गई है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए टीचर को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। आगरा में 9 साल की मासूम छात्रा की हुई मौत के मामले में अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने स्कूल बस चालक को शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक निजी स्कूल की तरफ से एक खराब बस के 3 जरिए बच्चों को लाने और ले जाने का काम किया जाता था और बस का फर्श टूटा हुआ था, जिसके कारण चलती बस में से 9 साल की छात्रा नैना की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बस चालक सहित स्कूल संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में पुलिस ने शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से बस चालक नरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग तरमीम किया गया था
अभियुक्त नरेंद्र जो कि कल फरार था, इसको अथक प्रयास करके आज गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा बस को कल ही बरामद कर लिया गया था। अभियुक्त को नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में थाना ककोड़ क्षेत्र में देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक थाना ककोड़ क्षेत्र के चचूरा गांव सुनपेड़ा के पास में बाजार से अपने घर लौट रहे पति पत्नी की बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद में स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद में पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर कार को नहर से बाहर निकलवाया। हालांकि अभी तक कार में सवार लोगों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहर में रेस्क्यू कर रही है। हाथरस में एक महिला ने अपने ससुर पर गलत नियत और छेड़छाड़ की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न्याय की उम्मीद में महिला पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे जो महिला ससुर हैं वो मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी सास का पूरा सहयोग रहता है इस बात में। इस बात पर मैं विरोध भी करती हूँ। मेरी मारपीट करते हैं और मेरे घर वालों को और मुझको जान से मारने की धमकी देते हैं। कौन धमकी देता है ये? मैया ससुर। तो आपने पति वगैरह ने किसी ने शिकायत नहीं की? किसी की शिकायत की, पर मेरे पति जो पूरे दिन शराब पी के पड़े रहते हैं। शैक्षिक सत्र 2026-27 को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों का नामांकन कराना है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर ना रहे। अभियान के तहत टीचर अपने अपने क्षेत्र में घर घर सर्वे करेंगे और ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं और इसके बाद में उनका दोबारा नामांकन भी कराया जाएगा। हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना और स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों का नामांकन कराना है। इसके तहत शिक्षक अपने कैचमेंट क्षेत्र में घर घर सर्वे करेंगे और ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे जो कि स्कूल नहीं जा रहे या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही 3 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी या फिर बाल वाटिका में कराया जाएगा, जबकि 6 साल के बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को भी दोबारा से स्कूल से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 4,543 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में होने वाली इस महापरीक्षा के लिए शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के 3 स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए परीक्षा केंद्र, जिला स्तर और भर्ती बोर्ड के स्तर पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स के 4,543 पदों के लिए 15,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की जा रही है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की आइरिस स्कैन करने के साथ ही उनका फोटोग्राफ लिया जाएगा। साथ में एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ को भी चेक किया जाएगा। परीक्षा कक्ष, परीक्षा केंद्र AI इनेबल्ड CCTV कैमरों की निगरानी में रहेंगे और इन कैमरों की लाइव फीड परीक्षा केंद्र,
जिला स्तर के कमांड सेंटर और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर आती रहेंगी। एसटीएफ को भी इस मामले में लगाया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने कमर कस ली है, किसी भी तरह की कोई चूक भर्ती की लिखित परीक्षा में न होने पाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज और साथ ही कैश बरामद किया गया। फर्जी ऑफर लेटर भेजकर ठगी का आरोप लगा है। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी देने का झांसा दिया गया था। एस्पिरेंट्स होते थे नौकरी के, उनको ईमेल करते थे ताकि ऑथेंटिक लगे। टोकन मनी के नाम पे ये लोग 40 से लेकर 60,000 रुपए तक लोगों से ले लेते थे और उसके बाद ज्वाइनिंग डिले करने के नाम पर या किसी बेहतर कंपनी में प्लेसमेंट दिलाने के नाम पर ये लोगों के साथ लगातार ठगी करते रहते थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और ग्रीन कॉरिडोर की सौगात से करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस पुल के खुलते ही हजरतगंज, डालीगंज और साथ ही निशांतगंज जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और डालीगंज चौराहे से समता मूलक चौराहे तक गाड़ियों का आवागमन तेज और आसान हो जाएगा। पहले जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, वह अब मिनटों में पूरी हो जाएगी। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है और कहा है कि योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी ने माफियाओं के घर बुलडोजर चला दिए, लेकिन गुंडे बुलडोजर का एक ही पक्ष जानते हैं। बुलडोजर तोड़ता ही नहीं, विकास की जमीन भी तैयार करता है। जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोएडा के लोगों को बहुत ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। जेवर गौतम बुद्ध नगर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है और इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मंगलवार को सीएम योगी से मुलाकात की थी और इस बैठक का नेतृत्व एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ क्रिस्टोफ श्रीलमान ने किया था। नवरात्रि में रामनवमी यानी कि 26 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का लोकार्पण कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी कर दी है और सीएम योगी ने पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। सीएम योगी ने कहा है कि कृषक कल्याण के लिए पीएम की प्रतिबद्धता आज एक बार फिर से करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में विश्वास और संबल देने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में 18,640 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पहुंची है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक अन्नदाता किसान भी लाभान्वित हुए हैं। यूपी तेल और गैस की कालाबाजारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है। सीएम योगी के निर्देश के बाद में अलग अलग जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। हापुड़, कानपुर से लेकर पुलिस ने भारी मात्रा में जमाखोरी करके रखे गए सिलेंडर को जब्त किया है। कालाबाजारी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में तेल और गैस की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अलग अलग जिलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। हापुड़ में पुलिस ने 32 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी सिलेंडर को एजेंसी भिजवा दिया। आरोपी अब्दुल रेहान ने गैस की कमी की अफवाहों के चलते अपने घर में सिलेंडर जमा किए थे। 32 सिलेंडर अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रखे हुए पाए गए थे, तो उनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन सिलेंडर्स को सुपुर्दगी में ले लिया गया है। बीजेपी ने जहां आरोपी अब्दुल रेहान के एसपी कार्यकर्ता होने का दावा किया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है। अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का नेता है। अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का एलपीजी और डीजल को लेकर क्या व्यू है, ये भी जनता देख रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरीके की जो न्यूज चलाई जा रही है। जबकि हमारा उस रेहान से, अब्दुल रहमान से, या जो रेहान है उसका नाम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का कोई मतलब नहीं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गैस सिलेंडर की किल्लत का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने हापुड़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। वहीं आपूर्ति विभाग को कालाबाजारी की सूचना मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कराई जा रही थी। वहां पर मौजूद व्यक्तियों से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके नाम से बुकिंग हो गई, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं प्राप्त हुए हैं। जिसके उपरांत उसके गोदाम को और गैस एजेंसी को सील करते हुए एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। कानपुर में सिलेंडर की कालाबाजारी जमाखोरी पर बड़ा एक्शन हुआ। छापेमारी में आरोपी इकबाल के घर से 49 सिलेंडर बरामद किए गए। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने तंज कसा। संजय निषाद ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब कितनी कालाबाजारी होती थी। आज युद्ध के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, तब ये लोग सियासत कर रहे हैं। इनके समय कितनी किल्लत थी, तो रेगुलर किल्लत होती थी कांग्रेस सपा बसपा के समय। आज मेरी सरकार में तो एक युद्ध का आया है, दुनिया का एक ऐसा एक रिलेशन है कि जो इस चीज़ को हम इन लोगों ने अगर आत्मनिर्भरता की होती 70 साल से, वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की होती, तो शायद हमें किल्लत नहीं होती। हमारी सरकार उससे सोच रही है। हमको लगता है कि इसको अफवाह न फैलाएं, विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए जैसे कालाबाजारी कर रहे हैं। इन्हीं के यहाँ मिल रहा 50 सिलेंडर 70 सिलेंडर, तो ऐसे प्रदेश में बहुत होगा। तो ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से यौन शोषण के आरोप को रद्द करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उस पर आज सुनवाई टल गई है। अब 17 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें वादी मुकदमा स्वामी मुकुंदानंद गिरी के बयान अदालत में दर्ज किए जाएंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पटुकों के साथ भी यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसे अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा और मनगढ़ंत बता दिया। हम लोग को जानकारी ये हुई
अंतिम रोजा की वजह से आज स्थानीय अधिवक्ताओं ने वहाँ कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। तब भी चूंकि तिथि नियत थी, हम लोग वहाँ पहुँचे, वादी मुकदमा का बयान होना था, तो लगा कि वहाँ पर कार्य से सब विरत हैं, अधिवक्तागण कार्य करना नहीं चाहते, तो उनमें हम लोग कोई विघ्न डालना भी नहीं चाहते। अदालत से ये बातें कही गई, बताई गई थी। हम लोगों के वहाँ उपस्थित होने के बाद मैंने श्रीनाथ त्रिपाठी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया वादी मुकदमा की तरफ से, और वादी मुकदमा का पत्रावली पर हस्ताक्षर हुआ। अगली सुनवाई की तिथि 17 अप्रैल नियत की गई है, जब वादी मुकदमा का बयान होना है। चंदौली के PDDU नगर में अवैध LPG गैस रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। काली महाल क्षेत्र में चल रहे एक अवैध रिफिलिंग गोदाम पर छापेमारी करके 11 कमर्शियल गैस सिलेंडर और कई उपकरण बरामद किए हैं। छापेमारी की सूचना मिलते ही आरोपी संतोष जायसवाल मौके से फरार हो गया और सूचना पर सप्लाई इंस्पेक्टर ममता सिंह पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और साथ ही बरामद सभी सिलेंडर और उपकरण को जब्त कर लिया। मौके पर पहुंचे हैं तो थाने से पुलिस भी आई हुई है। यहाँ पर देखा गया है कि 10 कॉमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं, जिसका कि कोई भी अभिलेख इन लोगों के पास नहीं है। और जो यहाँ के मकान मालकिन है, ये बता रही है कि इन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ है, किसी संतोष जायसवाल को, उनके द्वारा ही ये सामान रखे गए हैं। तो फर्द बरामद करके हम लोग इसको संबंधित गैस एजेंसी के पास अभी सुपुर्दगी कर रहे हैं और DM सर से अनुमोदन लेके इसमें 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराएंगे। 3 लोग पर कार्रवाई भी होगी। हाँ। सुल्तानपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी हत्यारोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। धनपतगंज पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को समेत दबोचा जब वह भागने की फिराक में था। जनवरी में बसंतपुर चंदोर में हुई बुजुर्ग देवी प्रसाद की हत्या के मामले में आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा घटना 20 जनवरी 2026 को कारित की गई थी, जिसमें वादिनी के ससुर देवी प्रसाद को गंभीर चोटें आई थी, जिनकी मृत्यु इलाज के दौरान 23 जनवरी 2026 को हो गई थी। इस मुकदमे के अन्य सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त अभियुक्त हरिनंद मुकदमा जब लिखा गया था 21 जनवरी 2026, तब से फरार चल रहा था। इस संबंध में इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे स्वाट टीम व धनपतगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में बच्चा चोरी करने के शक में लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई की है। पिटाई के साथ में ही तीनों युवकों के बाल काट दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई और आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है और 3 दिनों तक 6 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही कई पैसेंजर ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया गया है। तो वहीं परिवहन विभाग भी परीक्षा स्पेशल बस चलाने की तैयारी कर रहा है। गोरखपुर में 24 परीक्षा केंद्रों पर 14 और 15 को ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। 13, 14 और 15 मार्च को ये इन ट्रेनों से जो परीक्षार्थी हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और वो सुगमता से अपने जो उनका जहाँ भी सेंटर है वहाँ पर पहुँच पाएंगे। और उन सभी से अपील है कि ये स्पेशल ट्रेनें उनकी सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं, तो इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ कुछ और ट्रेनें हैं जो जैसे मऊ रामबाग एक ट्रेन है, सवारी गाड़ी है, तो शाहगंज बलिया एक सवारी गाड़ी है, जिनको कुछ रिशेड्यूलिंग भी किया गया है। कुछ गाड़ियों में एडिशनल कोचेस भी लगाए गए हैं। रेलवे ने सारी तैयारी की हुई है, बस उनको जो स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं उसका लाभ उठाना है, उसके माध्यम से अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।